नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, हिंदी भाषा ज्ञान, ये आज एक नया टॉपिक है जिसको मैं लेकर आया हुआ हूं और इसमें फैक्चुअल डाटा है और इसको आपको जानना जरूरी है। वनडे एग्जाम के इंपॉर्टेंस वही आपको बताया। फैक्चुअल डाटा है तो वनडे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है और किसी भी एग्जाम, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें। पहला पॉइंट है इसका, संविधान। ये हिंदी का है ना। संविधान के भाग 17, आपको कॉन्स्टिट्यूशन तो आपने पढ़ा ही होगा, पॉलिटी में है ना सारा, कि कुल कितने भाग हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो उसी का थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। तो आपको इसमें 3-4 डाटा इकट्ठा आ गया, 3-4 फैक्ट। पहली बात तो आपको याद रखना है, हिंदी भाषा का किस में उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 17 में। और भाग 17 के कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 343 में। यदि एक ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अनुच्छेद 343 याद रखिएगा। के अनुसार संघ की भाषा क्या है, राजभाषा हिंदी है। संघ, सेंटर के राज्य संघ, जो अपना संघ है, भारत संघ है, इसकी राजभाषा क्या है, हिंदी है। और लिपि देवनागरी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिपि है, ये देवनागरी लिपि इसे कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अपना देश कब आज़ाद हुआ था, 47 में, ठीक है ना। तो याद रखिए 49 की बात हो रही है, तो 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी गई थी। और इसी 14 सितंबर, तभी से 14 सितंबर के दिन हमें हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सभी लोग हिंदी दिवस के रूप में कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी भाषा कौन सी है, बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार वनडे एग्जाम्स में। पंजाबी गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। जैसे ये देवनागरी लिपि है ना, ऐसे उनकी लिपि जो होती है, जो पंजाबी लिपि होती है, उसे गुरमुखी लिपि भी कहते हैं, गुरमुखी लिपि ही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। तो जो हमारे संविधान की अनुसूचियाँ दी हुई हैं लास्ट में, वो 12 अनुसूचियाँ टोटल है ना, उसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया था। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय कुल 14 भाषाओं की ही मान्यता प्रदान किया गया था। बाद में समय समय पर इसको बढ़ाता गया और 22 तक पहुँच गई। नेक्स्ट देखते हैं, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, वही आ गया डेट। नेक्स्ट, अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन थे, मैथिली शरण गुप्त थे, और उनको क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत थे। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो ये सभी लोग जानते हैं लगभग कि माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे, पाणिनि। इनकी पुस्तक का क्या नाम था, अष्टाध्यायी था, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। महाभारत की रचना किसने की थी, वेद व्यास ने की थी। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को तथा आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। मतलब पहला ग्रंथ, विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखिए, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। ये भी याद रखिए, जो रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी मूलतः संस्कृत भाषा में थी, और जो रामचरितमानस थी जो अवधी भाषा में लिखी गई थी वो अवधी भाषा में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, याद रखिएगा ना। हिंदी का बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जो किसके द्वारा लिखा गया था, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। हिंदी भाषा जो है इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा का है संबंधित है, इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना, कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन और सुकुमार कवि। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। तो ये आप याद रखिएगा, जो अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट 1792 को माना जाता है, ठीक है ना।
भारत में आधुनिक शिक्षक जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, जो 1792 को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ये भी याद है, आइंस्टीन जरूर याद रखिएगा, नागार्जुन को। ये किसके दरबार में रहते थे, ये भी आप जान लीजिए, ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। हाँ, कनिष्क के दरबार में, एक बार मैच कर लीजिएगा, उसे कनिष्क के दरबार में रहता था। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे, मनु थे। ये जो मनु थे, इन्हीं जो है हिंदू विधि निर्माता भी कहा जाता है, प्रथम किंग भी कहा जाता है, फर्स्ट किंग, है ना, ऐसे करके। और फर्स्ट ये रूलर, नियम देने वाले, इन्हीं को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। नालंदा कहाँ है, बिहार में, याद रखिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं सदी में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। अब तक कितने हो चुके, लगभग 10, है ना, हम 10 तो है, बाकी देख लीजिएगा। वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। ये वेटिकन सिटी यूरोप की एक देश है, तो वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें इंपॉर्टेंट हिंदी के बारे में कुछ पॉइंट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया, जो कि वनडे एग्जाम की दृष्टि से वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो कोई सा लेके आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और देख लें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।